हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज सेंट्रिक। आज हम डिस्कस करेंगे पावर ग्रिड का जो जेई का क्वेश्चन पेपर है उसको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है अ फेजर इज अ कॉम्प्लेक्स नंबर दैट रिप्रेजेंट। अब फेजर हमें क्या बताता है? तो फेजर हमें बताता है मैग्नीट्यूड और प्लस फेज, यानी कि एम्पलीट्यूड और फेज। यानी कि जैसे अगर लेट अस सपोज फेजर डायग्राम ऐसे ड्रॉ है ना, ये वी है और ये आई है और इसके बीच का एंगल है ये थीटा। इट मीन्स वी एंगल 0 और आई एंगल थीटा। मतलब वो हमें एम्पलीट्यूड भी बता रहा है और साथ के साथ उसका एंगल या फेज भी हमें बता रहा है। तो बहुत बेसिक है। फेजर जो है बेसिकली हमें एम्पलीट्यूड और फेज के बारे में बताता है। नेक्स्ट है इन द सर्किट वोल्टेज एंड करंट आर गिवन। वोल्टेज दिया हुआ है हमें ये और करंट दिया हुआ है ये। अच्छा, कैलकुलेट द पावर कंज्यूम्ड इन द सर्किट। अब देखो पावर होता क्या है? पावर होता है पावर इज इक्वल टू वी आई कॉस थीटा। अब यहाँ पे एक जो गलती है जो नॉर्मली लोग करते हैं, इसीलिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन एक्चुअल में जो पावर का फार्मूला होता है वो होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस थीटा। ये बात हम भूल जाते हैं। वी आर एम एस और आई आर एम एस हम डायरेक्टली क्या करते हैं, 10 इंटू 10 कर देंगे। वोल्टेज दिया है 10 और करंट भी दिया हुआ है 10, है ना। और जब उसका उससे हम सॉल्व करेंगे तो हमें आंसर मिलेगा 50, जो गलत होगा, है ना, और वो ऑप्शन में भी होगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो एक फेजर ड्रॉ कर लेते हैं। लेट सपोज ये हमारा 0 एंगल है। तो जो वोल्टेज है वो क्या है 10 साइन ओमेगा टी, एंगल है 30। इसका मतलब वोल्टेज कहीं यहाँ पे है ना, एंगल 30। अच्छा, करंट -30 पे है तो करंट कहीं यहाँ पे है, करंट एंगल -30। अच्छा, पावर फैक्टर होता क्या है? पावर फैक्टर होता है कोसाइन एंगल बिटवीन वोल्टेज एंड करंट। तो इन दोनों के बीच का एंगल कितना हो जाएगा? ये 30 और ये भी 30, यानी कि थीटा कितना आ जाएगा? थीटा आ जाएगा 60 डिग्री। ठीक है। अच्छा, अब बात करते हैं कि इसको हम रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। v इज इक्वल टू वी एम साइन ओमेगा टी, कुछ ऐसा लिखते हैं। इसका मतलब ये जो 10 दिया हुआ है ये क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज है। इट मीन्स वी एम की वैल्यू दी हुई है 10 और आई एम की वैल्यू दी हुई है 10। लेकिन हमें पता है कि जो पावर जो का जो फार्मूला होता है वो होता है वी आर एम एस इंटू आई आर एम एस इंटू कॉस थीटा। इसका मतलब जो पावर होगा वो क्या होगा? वी आर एम एस, यानी कि 10/√2 इंटू आई आर एम एस, 10/√2 इंटू कॉस 60, है ना। इसका मतलब 100 हो जाएगा ऊपर, 10 इंटू 10 100, और √2 इंटू √2 2, और कॉस 60 की वैल्यू भी होती है 1/2। तो जब हम इससे सॉल्व करेंगे तो क्या आ जाएगा? 25 वाट। अच्छा, लेटेस्ट सपोज ये तो हमारा आंसर हो गया करेक्ट। तो लेटेस्ट सपोज हम ऐसा करते कि सेम यही वोल्टेज दोनों ले लेते, है ना, 10 इंटू 10 इंटू कॉस 60। तो हमें क्या वैल्यू मिलता? 50 वाट। और ये गलती हम करते और ये हमें ऑप्शन में भी दिख जाता है ना। इसलिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है आपके लिए। चलिए नेक्स्ट है, if vt is 12 cos 50t plus 10 is expression of sinusoidal voltage, find the maximum amplitude। अब मैक्सिमम एम्पलीट्यूड कह रहा है तो हमें पता है v इज इक्वल टू क्या होता है? वी एम कॉस या साइन कॉस ओमेगा टी, है ना, या प्लस थीटा जो भी है। इसका मतलब कॉस के साथ ये जो टर्म लिखा हुआ है यही क्या है? मैक्सिमम वोल्टेज है। यानी कि मैक्सिमम जो एम्पलीट्यूड है इस वोल्टेज का वो कितना है? 12। ये बहुत सिंपल है, डायरेक्टली सिर्फ हमें इस इक्वेशन से इसको कंपेयर कर देना था सिंपली, है ना। इससे हमें मैक्सिमम एम्पलीट्यूड मिल जाएगा 12। अगर यही पूछता कि आरएमएस वैल्यू बताओ तो आरएमएस वैल्यू हो जाती है 12/√। ठीक है, बहुत ईजी था ये। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द मैग्नेटोमोटिव फोर्स, यानी कि वो बात कर रहा है एमएमएफ की। व्हाट इज एमएमएफ, है ना। इन अ कॉइल हैविंग एन दिया हुआ है 250 टर्न्स, है ना, एंड करंट आई दिया हुआ है 10 एम्पियर। तो एमएमएफ का फार्मूला होता है एमएमएफ इज इक्वल टू एन आई। एन हमें पता है 250 और करंट है 10, यानी कि 2500 एम्पियर टर्न। इट मीन्स लास्ट ऑप्शन। तो बहुत ईजी है, अगर ये फार्मूला हमें पता है तो डायरेक्ट इससे आपको आंसर मिलेगा। एमएमएफ इज इक्वल टू एन इंटू आई।
ठीक है। नेक्स्ट, इफ द इनपुट फ्रीक्वेंसी, ये बहुत अच्छा है, अच्छा क्वेश्चन। इसका इसके जो आंसर्स होते हैं वो लोग याद करते हैं, मतलब रिमेंबर करते हैं उसको, ऐसा नहीं करना है। इफ इनपुट फ्रीक्वेंसी ऑफ अ ब्रिज रेक्टिफायर इज 100 हर्ट्ज, देन आउटपुट फ्रीक्वेंसी, अब एक चीज समझना, मान लो ये एक ब्रिज रेक्टिफायर है ना, ठीक है, ये ब्रिज रेक्टिफायर है, इसको हम इनपुट दे रहे हैं। इनपुट क्या होता है? एसी, है ना। जो लेकिन हमें आउटपुट मिलता है वो कैसा मिलता है? पल्सेटिंग डीसी मिलता है। प्योर डीसी तो मिलता नहीं है, फिर हमें आगे फिल्टर लगाना पड़ता है। इट मीन्स जो इनपुट होगा वो कुछ ऐसा होगा, साइन। ठीक है, ये हमारा इनपुट है, इनपुट विथ रिस्पेक्ट टू टाइम, टाइम। अच्छा, जो आउटपुट होगा आपको पता है, फुल ब्रिज रेक्टिफायर है तो कुछ ऐसा होगा आउटपुट, है ना, कुछ ऐसा आउटपुट होगा, ये हमारा आउटपुट है। अच्छा, अब एक चीज देखो, अगर जितने जितने टाइम में इसका एक साइकिल कंप्लीट हो रहा है, अच्छा फ्रीक्वेंसी होता है क्या? फ्रीक्वेंसी होता है नंबर ऑफ साइकिल पर सेकंड, मतलब एक सेकंड में जितनी साइकिल कंप्लीट हो रही है उसको हम बोलेंगे उतने हर्ट्ज है। अगर लिखा हुआ है 100 हर्ट्ज, मतलब एक सेकंड में 100 साइकिल कंप्लीट हो रही होगी। अच्छा, यहाँ पे लिखा हुआ है, अच्छा अब एक चीज देखो, जित इनपुट के एक साइकिल में आउटपुट के कितने साइकिल आ रहे हैं? 2 साइकिल। देखो, एक यहाँ यहीं पे कंप्लीट हो गया और फिर अगला साइकिल यहाँ से शुरू हो गया। इसका मतलब जितना फ्रीक्वेंसी होगा इनपुट का, उसका डबल फ्रीक्वेंसी होगा आउटपुट का। तो आप हमेशा याद रखिएगा, ब्रिज रेक्टिफायर के केस में इनपुट का 2 टाइम्स होता है आउटपुट फ्रीक्वेंसी। एफ आउट इज इक्वल टू 2 टाइम्स एफ इन, और उसका जो कॉन्सेप्ट है वो यहाँ पे है। तो इट मीन्स 2 इंटू 100, इट मीन्स 200 हर्ट्ज। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है फ्रीक्वेंसी ऑफ साइनसॉइडल सिग्नल, दिया हुआ है, फ्रीक्वेंसी दिया हुआ है आपको, तो फ्रीक्वेंसी है 50 हर्ट्ज। ठीक है, वो कह रहे हैं टाइम पीरियड, बहुत इजी है। टाइम पीरियड क्या होता है? 1/, और ये सारे पावर ग्रिड में आए हुए क्वेश्चन है ना। 1/50, इट मीन्स 20 मिली सेकेंड, है ना। इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट है। सोचिए, इतना इजी क्वेश्चन आपको 1 मार्क्स प्रोवाइड कर दी। आई थिंक ये टेंथ लेवल की फिजिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट है अ नॉर्टन सर्किट विथ 10 एम्पियर करंट सोर्स एंड 15 ओम रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस ऑफ 5 ओम। ठीक है, द करंट इन 5 ओम रेजिस्टेंस विल बी। अब देखो, सबसे पहले तो नॉर्टन सर्किट क्या होता है? एक करंट सोर्स होता है नॉर्टन में, और उसके पैरेलल में एक रेजिस्टेंस होता है। ठीक है, तो ये हमारा नॉर्टन सर्किट हो गया। अच्छा, अब ध्यान से समझना, नॉर्टन सर्किट में वो कह रहा है कि करंट जो है वो 10 एम्पियर है, और जो उसके साथ रेजिस्टेंस लगा है वो 15 ओम का है। ठीक है, अच्छा, इस कनेक्टेड अक्रॉस अ रेजिस्टेंस। अब ये जो नॉर्टन सर्किट है, ये कंप्लीट एक सर्किट, ये किससे कनेक्ट है? एक 5 ओम के रेजिस्टेंस से कनेक्टेड है। तो कह रहा है कि इस ब्रांच में करंट बताओ। तो अब एक चीज देखो ध्यान से, क्या यहाँ से 10 एम्पियर की करंट है, वो यहाँ से यहाँ पहुंचा, और क्या करंट वो डिवाइड हो जाएगा? कुछ करंट इस 15 में चला जाएगा और कुछ करंट 5 में चला जाएगा। तो क्या यहाँ पे करंट डिवाइडर रूल लगा सकते हैं? बिल्कुल लगा सकते हैं। तो करंट डिवाइडर रूल से मान लो अगर मैं इसको I1 बोल दूं, I1 नाम दे दूं, तो I1 करंट कितना आ जाएगा? जो 5 ओम में जा रहा है, टोटल करंट इंटू जिस ब्रांच में करंट पूछी गई है उसके अपोजिट, यानी कि 15 से मल्टीप्लाई। ये करंट डिवाइडर रूल होता है, डिवाइड बाई 15 प्लस 5, दोनों रेजिस्टेंस ऐड करके, है ना। इसका मतलब 150 डिवाइड बाई 20, डिट मीन्स 7.5 एम्पियर। इसका मतलब इस ब्रांच में जो करंट जा रहा है वो कितना जा रहा है? 7.5 एम्पियर। ठीक है, इस ब्रांच में कितना जा रहा होगा? 2.5 एम्पियर। ठीक है, तो जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है वो है 7.5 एम्पियर। ठीक है, नेक्स्ट है what will be the current in 80 ohm resistor if it is connected to a supply of 250 वोल्ट। बहुत इजी है, एक रेजिस्टेंस है 80 वोल्ट का, सॉरी 80 ओम का, और ये कनेक्ट है एक सप्लाई से जो है 220 वोल्ट का, और इसमें आपसे करंट पूछ रहा है। बहुत सिंपल है, सीधे ओम्स लॉ लगाना है, V इज इक्वल टू IR, या करंट इज इक्वल टू वोल्टेज अपॉन में रेजिस्टेंस। वोल्टेज इज 220, रेजिस्टेंस है 80,
इसको आप सॉल्व करोगे तो आपको मिल जाएगा 2.75 एम्पियर। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, नेक्स्ट है two coil having a self inductance of 10 Henry and 15 Henry are connected in series adding connection। अब सीरीज एडिंग कनेक्शन का मतलब क्या होता है? तो यहाँ पे आपको दो दो इंडक्टर हैं L1 और L2 और दोनों सीरीज में तो कनेक्ट हैं। अब एडिंग का मतलब क्या होता है कि जो पोलैरिटी है वो क्या है, एडिटिव है। मतलब अगर इस इंडक्टर में करंट इन हो रहा है तो इस इंडक्टर से भी करंट क्या होना चाहिए, इन होना चाहिए। तो ये जो अभी जो कनेक्शन है ये हमारा कैसा है, सीरीज एडिटिव कनेक्शन है जो उसने दिया हुआ है। अच्छा, ये अगर सीरीज अपोजिट कनेक्शन पूछता तो दो अगर इंडक्टर है मान लो और सीरीज अपोजिट है तो इसका मतलब अगर एक एक डॉट से करंट एंटर हो रहा है तो दूसरे दूसरे रजिस्टेंस दूसरे इंडक्टर के डॉट से करंट क्या होना चाहिए, बाहर जाना चाहिए। इसका मतलब अगर ऐसा कनेक्शन है तो हम बोलेंगे सीरीज अपोजिट कनेक्शन। तो अभी इस केस की बात हो रही है तो हम इस केस के लिए देखते हैं। अच्छा, इन दोनों के बीच का म्यूचुअल इंडक्टेंस जो होता है वो होता है एम। ठीक है ना? अच्छा, अगर कभी ऐसा आपको सर्किट दिखे सीरीज एडिटिव का तो उसके लिए जो टोटल एल इक्विवेलेंट होता है उसका फार्मूला होता है L1 प्लस L2 प्लस ट्वाइस ऑफ एम, है ना? अगर यही सीरीज अपोजिट होता तो एल इक्विवेलेंट क्या होता, सेम होता L1 प्लस L2 माइनस ट्वाइस ऑफ एम होता, म्यूचुअल इंडक्टेंस ट्वाइस माइनस। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमें सारी वैल्यू पता है, L1 की वैल्यू पता है, किसी को भी L1 L2 ले लो, और म्यूचुअल इंडक्टेंस की वैल्यू भी पता है 2.5। सारी वैल्यू रख दें तो एल इक्विवेलेंट आ जाएगा L1 10, L2 15 और ट्वाइस ऑफ 2.5, है ना? जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 30 हेनरी। तो हमारा करेक्ट ऑप्शन जो है वो ये है 30 हेनरी। ठीक है, नेक्स्ट है एसआई यूनिट ऑफ परमिएबिलिटी। तो परमिएबिलिटी की जो यूनिट होती है वो होती है हेनरी पर मीटर। और ये आपके लिए एक एज ए असाइनमेंट है। अगर आप इस वीडियो को देख रहे हैं, यहाँ तक आप पहुँच गए हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा कि कैसे परमिएबिलिटी की यूनिट जो होती है वो हेनरी पर मीटर होती है। ये आपके लिए एज ए असाइनमेंट है। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में लिख के मुझे बताइएगा कि एसआई की यूनिट जो परमिएबिलिटी होती है, एसआई यूनिट उसकी हेनरी पर मीटर कैसे होती है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।